अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया सबके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। आज आप बहुत बिजी रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत मेहरबानी कि आज आपने मुझे भी टाइम दिया है। सर, कश्मीर डे मनाया जा रहा है, साथ हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर का जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए, और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जो वो कह रहे हैं कि वहां पे कहा गया है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, कश्मीर का इशू सॉल्व होना चाहिए। मैंने तो उनको मशवरा दिया है कि आप 22 अक्टूबर 2023 तक अपनी फौजें निकाल लें तो मसला हल हो जाएगा। मसला तो उनकी वजह से है, मसला इंडिया की वजह से तो नहीं है, या कि अमेरिका की वजह से या रूस की वजह से या चीन की वजह से तो मसला नहीं है। मसला तो पाकिस्तानी आर्मी की वजह से है, जो जान नहीं छोड़ रही हमारी पिछले 74 सालों से। और आज ये वहां गए हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में। वो ऐसे वहां पे गए हैं जैसे वो अपनी फुफ्फो के घर इंसान जाता है। तो ये तो वहां जाके हमें बता रहे हैं कि मसला कश्मीर का हल जो है वो चाहते हैं। तो मसला कश्मीर तो वो खुद है, वो निकले वहां से सारे, तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। जी। और सर, बड़ा सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सदर की तरफ से, यानी पाकिस्तान के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब। उनकी स्पीच में देख रही थी तो वो बड़े वैसे जैसे धमकियां देने के स्टाइल में बात कर रहे थे भारत की तरफ, और हम ये कर देंगे, हम टांगे तोड़ देंगे, हम हाथ ये कर देंगे। ये मतलब आपके ख्याल से ये इनको एक दिन के लिए ये जो जोश चढ़ता है, पूरे इस्लामाबाद में बैनर्स लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, और उसके बाद कुछ नहीं, वहां के लोगों के लिए कुछ नहीं, खासतौर पे जो कश्मीर हमारी तरफ है वहां पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये कहते हैं कि उधर वाला भी आजाद करा देंगे। तो ये मतलब आपके ख्याल से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखें, आरिफ अलवी तो समझता है कि वो अभी भी कंटेनर पे खड़ा है। समझ आई ना, उसकी लैंग्वेज वही है, कंटेनर वाली। तो ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है, पाकिस्तान के अवाम की, कि उनके ऊपर एक ऐसा शख्स सदर बन गया है जिसको दांत निकालने की प्रैक्टिस है। और वो उसी समझता है कि उसने जंबूर हाथ में पकड़ा हुआ है, और वो हिंदुस्तान को एक दांत समझता है साउथ एशिया में, और वो समझता है जंबूर से वो निकाल लेगा कश्मीर उस मुंह से, जो जिस मुंह का नाम हिंदुस्तान है। तो माफ कीजिएगा, ये शेर का मुंह है, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं आप निकाल सकते। और दूसरा, जहां तक बात है इस चीज की कि ये साल में एक दफा क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि सरकारी सतह पे इन्होंने री करना होता है अपनी दो कौमी नजरिए की आइडियोलॉजी को। इन्होंने री करना होता है इस चीज को कि पाकिस्तानी रियासत जो है, इसके सबसे बड़े जो मुहाफिज हैं वो पाकिस्तान की जर्नैली फौज है। तो इसलिए ये करते हैं। और इन्होंने इस दफा तो डिप्टी कमिश्नर्स को बकायदा ऑर्डर्स किए थे कि तुम लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये कामयाब हो, क्योंकि 26 जनवरी का इनका नाकाम हो गया था ब्लैक डे, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पे। तो हर डीसी ने अपने इलाके के तमाम गवर्नमेंट ऑफिस के जो हेड्स थे, एसडीओ वगैरह और चेयरमैन और डायरेक्टर्स, उनको बुलाया था, उनकी मीटिंग की, और उनसे कहा था कि हर जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से दो दो एंटी इंडिया बैनर जो है वो जमा कराए जाए डीसी ऑफिस में। फिर ये कहा गया कि हर जो डिपार्टमेंट है उसका चेयरमैन या डायरेक्टर या एसडीओ अपने तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, महकमे के एम्प्लॉयज को लेकर तो आएगा मुजाहरों में, वरना उनकी जो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अफेक्ट होगी। मतलब इस तरह के धमकी आमेज तरीकों से, ये जाली तरीके से 5 फरवरी मनाते हैं। 5 फरवरी असल में 1990 में जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद के कहने पर शुरू किया गया, इसलिए कि जनवरी 1990 में इन्होंने JKLF जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने, और इसके साथ साथ हुर्रियत वालों ने, और इसके साथ साथ जो है वो दूसरी जमात इस्लामी जो थी कश्मीर में उसने, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान के मुजाहिदीन वापस आए थे, इन्होंने मिलके कश्मीर में एक खून की होली खेली थी कश्मीरी पंडितों के साथ, और एक जेनोसाइड का आगाज किया था। और उसके नतीजे में लाखों कश्मीरियों को 19 जनवरी 1990 को कश्मीर की वादी छोड़ना पड़ा। ये इनके नजदीक इनकी फतह थी। उस फतह के जश्न के तौर पर ये कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। मुझे आप ये बताएं कि सैकड़ों कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करने पर, जो कश्मीरी थे, और उनको घरों से बेघर करने के बाद
कश्मीर सॉलिडारिटी डे तो कश्मीरी पंडितों के लिए मनाना चाहिए था या के जातियों के लिए मनाना चाहिए था? तो ये एक सारा एक कड़वा और बड़ा जहरीला और एक भूंडा मजाक है हम लोगों के साथ, जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, जिनके पास ना पानी है, ना आटा है, ना बिजली है, ना अस्पताल है, ना दवाई है, ना उनके पास सड़कें हैं, ना उनके पास स्कूल है, ना कॉलेज है, ना दरिया रह गए हमारे पास। तो हमारे साथ मनाए ना सॉलिडारिटी डे, हमारे लिए मनाए दुनिया सॉलिडारिटी डे। कश्मीर में तो दुनिया का, जम्मू में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब वैली में बन रहा है रेलवे ब्रिज दुनिया का। वहां तो हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट है, रेलवे है, स्टेशन रेलवे के हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, स्कूल है। दुनिया की जो चीज आपको न्यूयॉर्क में मिलती है वो आपको कश्मीर की वादी में मिलती है। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो खैर मैं जा भी चुकी हूँ और ये सब प्रॉब्लम्स मैंने वहाँ के लोगों के साथ देखे हैं कि क्या क्या वो फेस कर रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शन तक ठीक नहीं है, बात नहीं हो सकती मोबाइल पे। लेकिन सर, मसूद खान जो है उनको एम्बेसडर बनाया गया यूएस का पाकिस्तान की तरफ से, वो भी कश्मीरी है, और उनपे पहले मना भी किया गया, अमेरिका की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, और पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यही रह गए थे क्या। तो आपके ख्याल से क्या ये सही स्टेप लिया है, या ये भी कुछ ऐसे ही आपको लग रहा है कि बस पर्ची सिस्टम चल रहा है? देखें, अमेरिकन कांग्रेसमैन स्कॉट पेरी ने जो बाइडेन को खत लिखा है और उस खत में उसने सबूत दिए हैं कि ये जो मसूद खान है, इसके पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ, जिहादी दहशतगर्दों के साथ गहरे रुआबत रहे हैं। ये उनको सपोर्ट करता रहा है, उनको भी सपोर्ट करता रहा है जो अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी के लिए लोगों को तैयार करते हैं। इस शख्स ने जो हिजबुल मुजाहिदीन है उसके फंक्शन अटेंड किए हैं। इसने कश्मीर में जो मजहबी बुनियादों पर जो कत्लेआम है उसको सपोर्ट किया है, और अमेरिका ने रोक दिया है इसकी अपॉइंटमेंट। उन्होंने कहा कि हम इसको फॉर अनटिल फर्दर नोटिस जो है मसूद खान की अपॉइंटमेंट इज बीइंग विद हेल्ड। तो ये तो सहूलतकार है पाकिस्तान का, कहाँ का हमारा ये सदर था? कोई सदर शदर नहीं था, ये नौकर है, मुलाजिम है पाकिस्तान की रियासत का। उन्होंने इसको कश्मीर का सदर बनाया, ड्यूटी वहां लग गई तो वहां उसने ड्यूटी दी। अब अमेरिका में ड्यूटी के लिए भेजा था तो वहां उन्होंने नहीं आने दिया। तो ये तो हमें हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वहां एम्बेसडर बने या ना बने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने डेडलाइन दे दी है 22 अक्टूबर 2023 की। देयर इज नो टर्निंग बैक, there is no negotiation, this is non negotiable। लेकिन सर, खैर न्यूज यही आ रही थी कि अब अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब यही एम्बेसडर बन के जाएंगे। लेकिन इतने लोग जो है वो मौजूद हैं पाकिस्तान में, तो सिर्फ यही क्यों, या सिर्फ कोई रिटायर्ड जनरली क्यों मिलते हैं इनको एम्बेसडर बनाने के लिए, ये अब लोग बात करने लगे हैं। लेकिन अगर मैं आप यहाँ पर हों और मैं आपसे बलूचिस्तान की बात ना करूं तो बड़ा गलत होगा। आप जानते हैं सर वहां पे किस किस्म के हालात हैं, और शेख रशीद साहब घबराए घबराए से फिर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या प्रॉब्लम इतना ज्यादा फैल कैसे गया, इनसे कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया? देखें, इन्होंने बलूचिस्तान पे मार्च 1948 में, एक आजाद मुल्क था बलूचिस्तान, उसके ऊपर इन्होंने हमला करके कब्जा किया। उसके बाद इन्होंने वहां के वसाइल लूटे, इन्होंने वहां का पानी लूटा, गैस लूटी, मादनियात लूटी, सोना लूटा, हर चीज, यूरेनियम तक वहां से इन्होंने लूटा, हर चीज वहां से इन्होंने लूटी। और बलूचिस्तान के कुछ सरदारों के साथ उनको पैसे दे के, मराहत दे के, रॉयल्टी के नाम पे रिसोर्सेज की, उनको साथ मिलाया, सहूलतकार हुकूमतें बलूचिस्तान में बनाई, जिनका वहां की मकामी अवाम से कोई ताल्लुक वास्ता, कोई सरोकार नहीं था। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान में तहरीक आज़ादी जो है उसने सर उठाया। ये 5वीं दफा है कि बलूचिस्तान में तहरीक आज़ादी ने दोबारा उठी है इस शिद्दत से। तो जाहिर है उसके बाद आपने बलूचिस्तान उठा के चाइना के हवाले कर दिया और उनसे आपने $62 बिलियन ले लिया। तो इस तरह तो फिर नहीं सिलसिला चल सकता। लिहाजा बलूचिस्तान में
एक नहीं कई मुतअद्दद जो है वो अस्करी आजादी की तंजीमें इस वक्त जंग आजादी लड़ रही हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रही हैं। जी। लेकिन सर उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि टीटीपी भी जो है वो मिली हुई है बीएलए से, और इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसमें वो साथ दे रहे हैं, और जो अटैक्स हैं उसमें टीटीपी का भी हाथ है। और यहाँ पे शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पहले तो वो कह रहे थे कि अफगान तालिबान करेंगे, लेकिन अब वो मामला भी नहीं। साथ ही केपीके में टीटीपी का ये भी बताया जा रहा है कि भत्ता लेना शुरू कर दिया है। तो ये हर तरफ सिर्फ बलोचिस्तान की बात नहीं है, केपीके की साइड पे भी जो अजीब अजीब तमाशे हो रहे हैं, आपको नहीं लगता? नहीं नहीं, बता वो नहीं ले रहे, वो अपना फंड रेजिंग कर रहे हैं। वो जब तालिबान तालिबान पाकिस्तान फंड रेजिंग करे तो वो भत्ता हो गया, जब इमरान खान जो है वो फंड रेजिंग करे तो वो चंदा हो गया। ये डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान की आदत है गवर्नमेंट की बनाना। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज तो ये समझने वाली है कि बलूचिस्तान के जो सरमचार हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन लड़ रही हैं आजादी की जंग, उनमें और तालिबान अफगान में या टीटीपी में बड़ा फर्क है। फर्क नजरियाती है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और अफगान तालिबान है, उनकी आइडियोलॉजी है कुरान, उनकी आइडियोलॉजी है इस्लाम की शरिया नाफिज करना। ये उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसकी बेसिस पे वो रिक्रूटमेंट भी करते हैं। वो जहाद उन्होंने अपनी जंग को जहाद का नाम दे के वो जहाद भी करते हैं। जबकि बलोच जो हैं वो सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, और वो ज्यादा पढ़े लिखे और हैं, उनकी क्यादत, और उनकी वो स्टडी सर्कल भी चलाते हैं, और उनको पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी और दूसरी चीजें जो है उन स्टडी सर्कल्स में उनको पढ़ाते भी हैं। लिहाजा एक आम बलोच सरमचार जो है रेगुलर उनकी आर्मी का, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या अफगान तालिबान के एक आम मुजाहिद से कहीं ज्यादा सियासी शऊर भी रखता है और आलमी सियासत का शऊर भी रखता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो तहरीक तालिबान और अफगान तालिबान है, ये सुइसाइड बॉम्बर्स बनाते हैं। लेकिन बलोच जो है ये सुइसाइड बॉम्बर नहीं बनाते, ये सेल्फ सेक्रीफाइसिंग इनके सरमचार होते हैं। ठीक है ना। तो बड़ा फर्क है दोनों में। अब आपकी बात आ जाती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान बीएलए की मदद कर रही है। यार, आप कमाल बात करती हैं। आपने सुना नहीं है? सुना है मैंने। सुना ना, बात सुने मेरी। आपने ये सुना नहीं मुहावरा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? बिल्कुल। तो फिर दोनों एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं ना। अब मसला ये है कि बलूचिस्तान आजादी चाहता है, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से क्या चाहता है और क्यों इनके मुज़ाकरात खत्म होते हैं, ये शेख रशीद ने आपको बताया? नहीं बताएगा। उससे पूछे ना, आप इस्लामाबाद में रहती हैं, जाए मिनिस्ट्री में जाके पूछे, कहें कि भाई क्या उनके मुतालबात क्या हैं, वो तो बताएं हमें। उनका मुतालबा सीधा है। वो कहते हैं, देखे ना, एक तो आइडियोलॉजी होगी, कुरान है, जहाद है, शरिया है, शरीयत मोहम्मदी है, ये उनकी एक आइडियोलॉजी है। पॉलिटिकल डिमांड्स उनकी क्या है? उनकी पॉलिटिकल डिमांड सिंपल है। वो ये है कि जो अफगान किंग अब्दुर्रहमान और ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव लॉर्ड सर ड्यूरेंट के दरमियान जो एक सरहदी मुआहदा हुआ था, जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, वो 100 साल के लिए हुआ था 1893 में। 1993 में वो मुआहदा खत्म हो गया। ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि अटक तक का जितना इलाका है ये सारा अफगानिस्तान का है। तो वो कहते हैं आप हमारा इलाका खाली करो, 1993 से आपका नाजायज कब्जा है। ये है असल तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुतालबा, जिसको ये कहते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, हमको मुतालबात नहीं मान सकते। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है ये अटक तक था, लिहाजा पूरा आप इलाका खाली करें। ये इनकी लड़ाई है। मुझे आप बताएं, पाकिस्तान की जो सरकार है इसने कहां पे गैर कानूनी कब्जा नहीं किया? पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पे किया, पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान पे किया, पाकिस्तानी जो कब्जे वाला बलूचिस्तान है उस पे किया, और पाकिस्तानी कब्जे वाला खैबर पख्तूनख्वा और ये जो इलाका है सारा अटक तक का, इस पे वो नाजायज कब्जा करके बैठे।
तो ये इनको पता नहीं है कि ये इतनी अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। ये रियासत के खात्मे का मंसूबा पाकिस्तान की सरकार ने खुद बनाया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक, लेकिन सर इससे तो फिर यही साबित होता है कि ये जो कहा जाता है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि जी हम नंबर 1 आर्मी है, तो इसका मतलब है ये बड़े पावरफुल हैं कि इन्होंने इतनी सारी जगहों पे कब्जा कर लिया और कोई कुछ कर नहीं पाया। एक जगह, दो जगह, तीन जगह, सारी जगह जो आपने बताई हैं, तो फिर इतने ये मजबूत कैसे हो गए कि इन्होंने इतना कब्जा कर लिया? वैसे ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि वो जो तालिबान है वो भी फेंसेस उखाड़ रहे थे और कह रहे थे जी, वो तो इस्लामाबाद तक आ रहे थे मेरे घर के सामने तक। लेकिन ये कि वो शुक्र है रुक गए, क्योंकि उनका बुर्का शुर्का मुझे नहीं पहनना। मगर मैं ये बता रही हूँ आपको कि फिर इतने ये मजबूत हो गए ना, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली ये के इतने स्ट्रांग है। ये आपने वो जूडो कराटे वाला सवाल किया है। ये आपने रिंग में ऐसा दाव मारा है ना, आपने ऐसा दाव मारा है कि जिससे जो है आपका मुखालिफ चित हो जाए, लंबा पड़ गए, है ना। तो वो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान आर्मी एक दिन भी इन इलाकों पे कब्जा नहीं कर सकती विदाउट द सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। बरतानिया पाकिस्तान को इसलिए रखना चाहता है क्योंकि बरतानिया पाकिस्तान के जरिए और अमेरिका भी पाकिस्तान के जरिए इस पूरे इलाके में पुलिसमैन बनना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी जो है ये स्ट्रांग नहीं है। इसको टीके लगा लगा के इसको जिंदा रखा है, लोन कर्जों के टीके लगा लगा के, खिला खिला के इसको जिंदा रखा हुआ है और इन जगहों पे कंट्रोल किया हुआ है। दूसरा देखिए, कल्चरल नैरेटिव जो होता है ना, उसका गलबा जो होता है हुक्मरान तबके का, वो बड़ा जहरीला होता है और वो इंसान के इंडिजिनस कल्चर को, मकामी सकाफत को तबाह बर्बाद कर देता है। और इंसान अपने ही कल्चर को, पश्तून अपने कल्चर को, बलोच अपने कल्चर को, हम लोग अपने कल्चर को, सिंधी अपने कल्चर को खुद ही कमतर समझना शुरू कर देते हैं और हम हाकिम तबके के कल्चर को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं और हम उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो वो गलबा तोड़े बगैर, वो कल्चर का, सकाफत का जो गलबा है उसको ब्रीच किए बगैर, उसको तोड़े बगैर हम जो गुलाम कौमें होती हैं उनके अंदर आजादी का ना सिर्फ जज्बा पैदा नहीं कर सकते, बल्कि हम उनको उनकी अपनी शनाख्त से भी रूशनास नहीं करा सकते। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता ये टूट रहा है इनका सकाफती गलबा। यही वजह है कि 5 फरवरी को और 26 जनवरी को कश्मीर, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं निकले इनके पीछे। इसकी वजह यही है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक ड्रॉ कह हो रहे हैं। गया अब मैच, मुझे लगता है ड्रॉ हो गया, आज ड्रॉ हो गया। नहीं सर, मुझे लगता है कि अवेयरनेस आ गई है लोगों में, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अब लोग बात करने लगे, आपके जैसे लोगों को लोग सुनने लगे हैं, तो सही पिक्चर भी सामने। वरना तो पहले हम तो यही समझ रहे थे कि हमने 65 की वॉर में और हमने जैसे कहते हैं कि 71 की वॉर में हमने बड़ा मार भगाया था इंडिया को। वो तो अब हमें पता चला कि हुआ क्या था। लेकिन ये चीज अच्छी है नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि वो सही पिक्चर उनके सामने हो। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल थैंक रखिएगा। यू वेरी मच, बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू। थैंक यू।